प्रिय पत्रकार साथियों, एक दीपक लड़ रहा है घोरतम अंधियार से, लड़ रहा है भाजपा और आपके क्रूरतम परिवार से। सूर्य की पहली किरण तक युद्ध यह चलता रहे, इसलिए अनिवार्य है कि दीप यह जलता रहे। तो ये जो राहुल गांधी जी जिस शिद्दत से इस देश में और दिल्ली में समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की लड़ाई लड़ रहे हैं, उस कड़ी में दिल्ली का सौभाग्य है कि यहाँ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी के यशस्वी अध्यक्ष देवेंद्र यादव जी ने संदीप दीक्षित जी जो उम्मीदवार हैं, जिन्होंने केजरीवाल जी को हार की कगार पर ला खड़ा किया, हारून यूसुफ साहब हैं जिन्होंने दिल्ली को इस बात का आभास दिलाया कि कैसे जो विरासत दिल्ली की स्वर्णिम गौरवशाली और वैभवशाली है उसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं और दिल्ली को वो फिर से उस मुकाम पर लेकर जाएंगे। उदित राज जी हैं जो समूचे देश भर में दलितों की एक मुखर आवाज बनकर उभरे हैं, हम लोगों के साथ हैं। हमारे साथ मैं विशेष रूप से सब पत्रकार साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि बीते लंबे समय से आप लोगों ने पत्रकार वार्ताओं में हमारा न सिर्फ साथ दिया बल्कि लोगों तक हमारी बात भी पहुंचाई। हमारे साथ ज्योति सिंह जी एक माह से लगातार जो कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के हमारे प्रवक्ता हैं वो बने रहे। रश्मि सिंह मिगलानी जी जो लगातार हमारे साथ काम करती रहीं। अरुण अग्रवाल साहब हैं जो राजस्थान से कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट के समन्वयक रहे हैं, और अस्मा जी हैं जो तेलंगाना से आई हैं। हम सब उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। मैं आग्रह करता हूं देवेंद्र यादव जी से कि वो आज इस पत्रकार वार्ता को संबोधित करें। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है। आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में हमारे साथ माननीय हारून यूसुफ साहब, आदरणीय संदीप दीक्षित साहब, आदरणीय उदित राज जी, अभय जी ने बताया, सभी हम सब साथी आज इस विशेष प्रेस वार्ता में स्पेशली जहां आप सभी साथियों का धन्यवाद करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं, क्योंकि जो पिछले 20 दिन में आपका सहयोग मिला है उसके लिए मैं विशेष धन्यवाद आप सभी साथियों का करना चाहता हूं। और साथ के साथ बहुत ज़्यादा धन्यवाद करना चाहता हूं दिल्ली की जनता का। मुझे मालूम है जब आज से 8 महीने पहले जिस समय लोकसभा के चुनाव खत्म हुए और कहीं ना कहीं हमारी पार्टी और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन था वो मैं कहूँ कि काफ़ी कमज़ोर पड़ चुका था, लेकिन दिल्ली के जनता के प्यार ने और हमारे ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग ने जहां पूरे दिल्ली में एक माहौल बदलने का काम किया, जिस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन पिछले 6-8 महीने में पुनः एक बार नई ऊर्जा के साथ लोगों के साथ जो कनेक्ट उस समय हुआ वो बहुत अप्रत्याशित था। तो हमारा सभी साथियों के लिए मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इस बार का चुनाव एक विशेष चुनाव हम दिल्ली में भर में देख रहे हैं। मैं लगातार इस बात को कहता रहा हूं कि दिल्ली की जनता जो आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के पिछले 11 वर्षों के राज से त्रस्त नजर आ रही थी, वो इस चुनाव में मुखर होकर सामने ही नहीं आई, बल्कि कांग्रेस को जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता ने इस समय दिया, आज ऐसा प्रतीत होता है कि ऑर्गेनाइजेशन हम बैकफुट पर है, लेकिन दिल्ली की जनता कांग्रेस के लिए चुनाव लड़ रही है। और उसी का नतीजा है कि आज हम मजबूती के साथ उस मुहाने पर खड़े हैं जहां थोड़ी सी सपोर्ट हमें नजर आ रही है, जो दिख रही है, जो सड़कों पर आते हैं, जो हम घर घर जाकर जब हम वोट की अपील करते हैं, संदीप भाई
कोशिश की है कि एक एक घर तक पहुंच पाए। भाई हारून साहब ने लगातार लोगों के बीच में घर के दरवाजे खटखटाकर हमने जिस तरीके से इस चुनाव को आगे बढ़ाया है और जो प्यार और आशीर्वाद दिल्ली की जनता का मिला है, मैं उनके प्रति पूरी पार्टी की तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और यही अपील करता हूं कि आने वाले 2 दिन बहुत महत्वपूर्ण होंगे। आपका प्यार और आशीर्वाद हमारे साथ इसी तरीके से जुड़ा रहे और दिल्ली का वो जो स्वर्णिम एक काल है, जो माननीय शीला दीक्षित जी के समय हमने एक वर्ल्ड क्लास सिटी का निर्माण किया था, पिछले 10 साल में जिस तरीके से वो ढहा है, आज जरूरत है दिल्ली को वही पुरानी दिल्ली जिसमें मेट्रो होती थी, जिसमें हर रोज नई मेट्रो चलती थी, नई बसें चलती थी, ग्रीन कवर बढ़ता था और इसके साथ साथ सोशल सिक्योरिटी का विशेष ध्यान मुझे याद पड़ता है कि उस समय किया जाता है। आज भले ही कुछ लोग फ्री की बात करके उस सोशल सिक्योरिटी जो हमारी एक जिम्मेदारी है उसके ऊपर मैं मानता हूं कि उनको कहना कि फ्री में दे रहे हैं, कोई माफ कीजिएगा, कोई फ्री में किसी ने नहीं दिया। हम माननीय शीला दीक्षित जी की सरकार के समय में से हमने ये कोशिश की है कि जो समाज में पिछड़ गया साथी, जो भाई पिछड़ गया, उसको कैसे बराबरी का दर्जा दे सके। और मुझे याद पड़ता है कि माननीय शीला दीक्षित जी के समय पर ही हमने 100 यूनिट फ्री, आप तो साहब बिजली मंत्री रहे हैं, 100 यूनिट फ्री पहली हम पूरी दिल्ली की जनता को दिया करते थे। उसके जो सेकंड 100 से 200 होती थी उसके ऊपर 50% सब्सिडी हम दिया करते थे। हम बुजुर्गों को पेंशन दिया करते थे और मुझे याद है जब लास्ट हमारा था तो उसी समय हमने बुजुर्गों के जो 70 साल से ऊपर हो गई थी उनकी 2500 रुपया हमने उनको पेंशन देने का काम किया। जब हमें लगा कि हमें केरोसिन ऑयल बंद करना चाहिए तो उस समय केरोसिन ऑयल बंद करने का कोई ऐसा फैसला नहीं था कि एक हुक्म हो गया और सब चीजें बंद हो गई। हमने बहुत सेंटिमेंट्स को समझते हुए उन लोगों के साथ जुड़कर उनको फ्री सिलेंडर्स और फ्री चूल्हे देने का काम उस समय किया। हमने ये कोशिश रखी कि अगर हमारा एक कोटा होता है राशन का, अगर वो पूरा हमारी दिल्ली की जनता को पूरा नहीं पड़ता तो अंशश्री योजना लाकर हमने लोगों को उसमें जोड़ने का काम किया। कहने का तात्पर्य यह है कि जहां हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलपमेंट की योजना रहती थी, वहीं हमारी ये कोशिश रहती थी कि कैसे पोल्यूशन को कंट्रोल करें, कैसे सोशल सिक्योरिटीज को हम मजबूती के साथ आगे बढ़ा सकें। चाहे उसमें याद करिए कि SC ST OBCs के लिए विशेष योजनाएं लाकर उनके स्कॉलरशिप के बच्चों की हो या उनके पढ़ाई के लिए अलग से व्यवस्था करने की बात हो, वो सारी चीजें पिछले जो 15 साल का कांग्रेस का राज रहा उसमें हमने ये चीजें को ख्याल और ध्यान रखा गया था। 10 साल में निश्चित ही ये सारी समस्याएं हमारे सामने आई हैं और आज कहीं ना कहीं जो जनता का प्यार मिल रहा है, जो जनता का आशीर्वाद मिल रहा है और जिस तरीके से जनता ने ये ठाना है कि ये चुनाव वो खुद कांग्रेस कांग्रेस को वापस स्थापित लाने के लिए लड़ेंगे, तो उससे निश्चित ही हमारे सभी के हौसले भी बढ़े हैं और ये उम्मीद भी जगी है कि 8 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो एक मजबूत सरकार हम दिल्ली में लाने में कामयाब होंगे, जिससे जो पुराना स्वर्णिम काल था उसको हम लुटाने में हमें मदद मिलेगी। यही चंद बातें मुझे आपके साथ करनी थी और इससे पहले कि हम एक लोगों के प्रति जो हमारी कमिटमेंट है, मैं चाहूँगा कि वो भी हम दिल्ली की जनता के सामने ज़रूर रखना चाहेंगे। लेकिन उससे पहले भाई हारून भाई 2 शब्द बोलेंगे, आदरणीय साथी। देवेंद्र जी बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो। तो जिस तरह अभी देवेंद्र जी ने बताया कि कैंपेन किस तरह चल रहा है और एक नया उत्साह दिल्ली के लोगों में देखने को मिला है, और जो मैंने महसूस किया इस पिछले 1 महीने के कैंपेन में
आज कांग्रेस ने लोगों को नीचे ज़मीन पे क्या हो रहा है वो देखने के लिए लोग अब मजबूर हो गए, क्योंकि पहले 10 साल में या तो भारतीय जनता पार्टी के होर्डिंग या पोस्टर्स या नारे और एक तरफ आम आदमी पार्टी के नारे रोज नए नए नारे निकालते थे, तो लोग ज़मीन पे नहीं देख रहे थे कहाँ सीवर बह रहा है, कहाँ पर पानी गंदा आ रहा है। आज वो तमाम मुद्दे बहुत ऊपर उठकर आ गए हैं। हर गली में आप जाके देख लें, और मैं ख़ास तौर से जिन जिन जगहों पे मैं गया हूँ, छोटे छोटे बच्चे बसते हैं जो उनका स्कूल बैग्स हैं जिनमें बहुत हैवी होता है, वो दीवार पकड़ पकड़ के चल रहे थे। ऐसा भयानक सीन मैंने नहीं देखा दिल्ली में कभी, क्योंकि बीच में सीवर बह रहा है, गंदगी बह रही है और बच्चे वो बस्ता लेके चल रहे, कई बार गिर जाते हैं वहाँ पर। तो ये कांग्रेस का जो कैंपेन हमारा रहा 1 महीने में, उसमें कम से कम लोगों को जो बुनियादी मुद्दे हैं, क्योंकि ऐसा वातावरण बना दिया गया कि आज ये वाला नारा है, कल हम वो देने जा रहे हैं, परसों ये देंगे, यही इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी करती रही। तो आज लोगों को ये लग रहा है कि वो दिल्ली जो 15 साल कांग्रेस की सरकार शीला जी की क़यादत में रही, जिस तरीके से संवेदनशीलता उस दौर में थी, वो शायद लोगों को अब याद आना शुरू हुआ है। क्योंकि जितनी तेज़ी से घटनाक्रम बदला है, जितनी तेज़ी से नए नए नारे दिए गए, और हमारे अरविंद केजरीवाल माहिर हैं इस चीज़ में, वो इतने वादे कर देते हैं कि उसकी रिपीट आप सोच ही नहीं सकते कि कल क्या कहा था, आज क्या कहा है। उस कन्फ्यूजन के अंदर उनकी सरकार भी चलती रही और भ्रष्टाचार भी चलता रहा। भ्रष्टाचार का जहाँ तक मुद्दा है, वो बहुत मैंने महसूस किया कि अब लोग ये मानने लगे कि ये आदमी जो ईमानदारी का ढोंग करता था, इसकी सच्चाई वही है कि जितना भ्रष्टाचार दिल्ली में हुआ है, चाहे शराब घोटाला हो, चाहे जल बोर्ड हो, चाहे स्कूलों के अंदर कमरे बनाए गए हों, ये लोग अब समझने लगे हैं। और लोगों को लगता है कि जिस तरह के इल्ज़ामात हमारी पूर्व मुख्यमंत्री शीला जी पे लगाए गए, उन लोगों को लगता है शीला जी के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई उस वक्त, और एक झूठ का जो पूरा आडंबर रचा गया था, उसके लपेटे में वो कांग्रेस की सरकार आई। लेकिन आज वो लोग रियलाइज़ करते हैं शीला जी का विज़न, कांग्रेस का विज़न, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे पावर हो, चाहे पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो, आज कोई पूछने वाला नहीं। 10 साल से दिल्ली में एक राशन कार्ड नहीं बना, क्योंकि मैं सिविल सप्लाईज मिनिस्टर भी रहा, और उस समय हमारी कोशिश होती थी कि जो गरीब तबका है उसके उस तक राशन पहुँचे। हम पिछले 8 साल से सुन रहे हैं कि होम डिलीवरी कराएंगे। होम डिलीवरी कराने की कोशिश इसलिए कर रहे थे, डाइवर्जन आज भी हो रहा है, राशन का डाइवर्जन आज भी हो रहा है। जो 2 रुपये किलो गेहूं और 3 रुपये किलो चावल है, बहुत अगर उसके ऊपर एक इंक्वायरी होनी चाहिए, क्योंकि मुझे जो मालूम है गरीब लोगों को कहा जाता है भाई तू 400 रुपये ले ले और राशन छोड़ दे अपना, और वो जो 2 रुपये किलो गेहूं है वो मार्केट में आराम से 24-25 रुपये वो बेचते हैं। तो ये जो एक धांधलेबाजी पीडीएस में है, मैं तो समझता हूँ इसकी जांच ज़रूर, अगर कांग्रेस की गवर्नमेंट आएगी तो इन चीज़ों पे जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार के वो स्रोत रहे हैं जिसके नारे दे दे के अरविंद केजरीवाल, वो शुरू तो वहीं से हुए थे, राशन कार्ड से। जमुना पार में जो परिवर्तन बना, एक एनजीओ बनाई थी, उसमें हमेशा ये दावा किया गया कि हम तो गरीबों में काम करते हैं, और वहाँ क्या हो रहा था ये तो खैर वहाँ के लोग जानते हैं कि या फेयर प्राइस शॉप वाले जानते हैं। केरोसिन जब हमने बंद किया था, उसका मेन मुद्दा ये था कि 80% केरोसिन डाइवर्जन होता था और वो पेंट इंडस्ट्री में यूज़ होता था। और मैं समझता हूँ शीला जी ने जो कदम उठाए वो दिल्ली की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए आज लोग याद कर रहे हैं, और मैं समझता हूँ आने वाले वक्त में लोग एक अच्छी सरकार देखेंगे, कांग्रेस की सरकार देखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय संदीप दीक्षित जी। धन्यवाद साहब, बहुत सी बातें हो गई। मुझे मालूम है हम सबको आखिरी दिन की रैलियों के लिए भागना है, तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि मैं भी और पार्टी भी, हम लोग कई दिनों से
दो जो मॉडल बात किया करते थे केजरीवाल जी कि हम शिक्षा और स्वास्थ्य का मॉडल की बात करते हैं, उस पर जितने सवाल हमने इनसे खड़े किए आज तक इनका एक जवाब नहीं आया। मैं आपसे इतना भी कहना चाहता हूं, बहुत समय पहले मैंने इनकी सरकार से सवाल पूछा था कि आप अपने आप को वर्ल्ड क्लास हेल्थ कहते हो, वर्ल्ड क्लास एजुकेशन कहते हो, क्या मापदंड है? या खुद ही कोई प्राइज आपने लेके अपने आप को ही माला पहना दी? आज तक इनकी सरकार का जवाब नहीं आया और दुनिया में यह पता चला कि वर्ल्ड क्लास हेल्थ या वर्ल्ड क्लास एजुकेशन करके तो कोई मापदंड ही नहीं है, आप किसी को कुछ भी बना दो। लेकिन मैं केजरीवाल साहब से जरूर पूछना चाहता हूं कि आप जिस तरीके के काम शिक्षा और स्वास्थ्य में करते थे, वो हमारी जो 15 साल की सरकार थी उसके क्रांतिकारी काम से आप उसका औसतन भी आप विकास नहीं कर पाए। अगर हमने 150 स्कूल बनाए तो आप 11 पे अटक गए। ये जो सुंदर कमरों की बात किया करते थे, मैंने बार बार वो फोटो दिखाई है कि इससे बराबर के सुंदर कमरे, सुंदर कॉरिडोर, सुंदर बाथरूम तो हम लोगों की सरकार में प्रोजेक्ट रूपांतर के अंतर बनते थे। सवाल सिर्फ ये बनता है कि उस समय नए कमरे, सुंदर कमरे, पेंटेड कमरे, अच्छी तरीके के कमरे 7 लाख रुपए कमरे में बन जाते थे। आज वो 24 लाख रुपए कमरे कैसे हो गए? ये जरूर है तिगुना। अगर ये कहते हैं कि 3 गुना हमने पैसा खर्च किया, तो पैसा तो 3 गुना खर्च किया, रिजल्ट उसके आसपास भी नहीं निकला। वही अस्पताल हम बनाते हैं, अगर 19 अस्पताल कांग्रेस की सरकार बना पाई तो आप कम से कम एक ही बना देते। 7 अस्पताल हम लोगों के समय बनने थे, जिसमें बुराड़ी भी था, जिसमें द्वारका का भी था, जिसमें इंदिरा गांधी जी के नाम का अस्पताल था, वो तक आप नहीं बना पाए। अगर कोविड के समय कम से कम ये 3-4 अस्पताल ही बन गए होते, कुछ बेड्स और अवेलेबल होते तो और कुछ नहीं तो मुझे लगता है 2-4-5 हजार जिंदगियां ही कम से कम दिल्ली में बच गई होती। और बार बार मैंने ये कहा है कि ये जो इतनी जिंदगियां बच सकती थी, इसका सीधे सीधे जिम्मेवार कौन है? कांग्रेस ने 7 अस्पतालों की जमीनें तैयार कर दी, 3 पर काम चालू कर दिया, आप उसको 7-8 साल में बना तक नहीं पाए, बेड्स नहीं बना पाए। और जो लोग इन बिस्तरों के कारण, इन बेड्स के कारण जिनकी मृत्यु हो गई, उसका कौन जिम्मेवार है? आज तक ना केजरीवाल साहब ने यह जवाब दिया है, ना किसी ने इस तरीके के सवाल इनसे पूछे हैं। और अगर मोहल्ला क्लिनिक की बात करते हैं तो मैं तो बार बार सवाल पूछता हूं कि आपको याद होगा कि जब टीकाकरण शुरू हुआ था कोविड का, तो टीकाकरण तो दुनिया में सबसे आसान चीज होती है। टीकाकरण तो वो चीज है कि नर्सें और डॉक्टर घर घर जाकर भी टीका लगा देते हैं। कम से कम मोहल्ला क्लिनिक में टीकाकरण ही हो जाता। जो क्लिनिक टीकाकरण के लायक नहीं मानी गई, वो वर्ल्ड क्लास हेल्थ कहां से हो गई, आज तक मुझे नहीं बात समझ में आई। तो इनका ना स्वास्थ्य का मॉडल है, ना हेल्थ का मॉडल है, बाकी तो सब चीजें इनसे हमने ध्वस्त ही कर दी। क्योंकि मैं 2 और बातें बस कह के अपनी बात बंद करूंगा जो मुझे इस चुनाव में एहसास आया। और ये एक वाक्य था, बहुत पहले मुझे किसी एक बहुत बड़े नेता ने बताया था, और वो मैं दिल्ली में होते देखता हूं। वो कहता था कि साहब, चुनाव में क्रांति तब आती है जब वोटर कार्यकर्ता बन जाता है। और हमने देखा कि हमारे लोग हों या ना हो, जगह जगह वोटर कांग्रेस की दिल्ली की बात कर रहा है, वोटर 15 साल 10 साल पहले की दिल्ली बात कर रहा है। जहां हम जाते हैं वोटर हमें कहता है कि भाई साहब कुछ मत करो, केजरीवाल को हटाओ। तो जब वोटर कांग्रेस का कार्यकर्ता बन गया है, तो जैसे देवेंद्र भाई ने कहा, मैं आशा करता हूं कि उसका पूरा आशीर्वाद हमको मिलेगा। और मैंने जिस तरीके से कम नई दिल्ली में इनके धनबल का चुनाव देखा है, कोई पोस्टर बांट रहा है, कोई 2,500 रुपया दे रहा है, कोई जूते बांट रहा है, कोई कुछ और बांट रहा है। हम तो इतना कहेंगे कि ये लोग अब कर रहे हैं दिल्ली में सिर्फ दाम की बात, और केवल कांग्रेस है जो करती है काम की बात। ये मेरे हिसाब से यही हमारा चुनाव है, और लोग काम पर वोट देंगे, दाम पर आप समय ले सकते हैं, वोट नहीं खरीद सकते। धन्यवाद। उदित भाई, नहीं उदित भाई। सम्मानित मंच, प्रदेश अध्यक्ष जी, पत्रकार भाइयों, कल केजरीवाल जी के घर पर डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति भेंट करने गए थे। मूर्ति लेने से मना कर दिया। अमृतसर में डॉक्टर अंबेडकर की मूर्ति का अपमान हुआ। और जब मंदिर और गुरुद्वारा के पुजारियों को 18,000 रुपया प्रतिमाह देने का घोषणा किया, तो मैंने उनसे आग्रह किया कि जो बौद्ध नवबौद्ध हैं, रविदास के पुजारी हैं, वाल्मीकि, उनको भी 18,000 रुपया देना है। उनको उसको भी लेकर के हमने इनके घर का घेराव किया, जवाब नहीं आया।
और सीएम तीर्थ यात्रा योजना है, उसमें हमारे भी धाम हैं, महू है, रविदास स्थली है, गया है, दीक्षा भूमि, ये बहुजन के धाम हैं। इन बहुजन धाम के लिए कोई तीर्थ यात्रा का इन्होंने कोई सुविधा नहीं दी। इतने बड़े दलित विरोधी कोई हो नहीं सकता। डॉक्टर अंबेडकर का तस्वीर लगाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर की जो 22 प्रतिज्ञाएं थी, उसको केवल इनके एक मंत्री ने पढ़ा था, राजेंद्र पाल गौतम जी ने, और इस्तीफा ले लिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर आप लगाते हो और उनके विचारों से और दलितों से इतना घृणा करते हो। जाति जनगणना पर आज तक नहीं इन्होंने कुछ बोला, आरक्षण पर कुछ नहीं बोला, और 2014 में इन्होंने कहा था कि ठेकेदारी प्रथा समाप्त कर देंगे। इसका सर्वाधिक क्षति जो है दलितों को हुआ, नौकरी नहीं मिली, बल्कि ठेकेदारी प्रथा तेज कर दिया इन्होंने। तो मैं कहूँगा कि दलित विरोधी, पिछड़ा विरोधी, अल्पसंख्यक विरोधी है। दिल्ली दंगा में राहुल जी चल पड़ते हैं दंगा रोकने के लिए, लेकिन इन्होंने नहीं रोका। और तबलीगी जमात का इन्होंने ताला लगवा दिया। संभल में राहुल जी चलते हैं, संभल में जो हिंदू मुसलमान का होता, केजरीवाल जी चुप रहते हैं। मैं यही अपील करूंगा कि तो पुलिस तो रहेगी आगे भी केंद्र सरकार के साथ में, तो यही रोना आगे भी ये रोते रहेंगे कि हम मुसलमानों को नहीं बचा पाएंगे, हम दंगा नहीं रोक पाएंगे, पुलिस हमारी नहीं है। तो बेहतर है कि कांग्रेस को रास्ता दें। कांग्रेस कल केंद्र में भी आएगी और राज्य में भी आएगी, क्योंकि ये तो ये कहते रहेंगे केंद्र वाले काम नहीं कर रहे हैं, तो आगे भी तो 8 फरवरी के बाद में भी तो केंद्र की सरकार रहेगी, तो क्या फायदा आम आदमी पार्टी को वोट देने का। तो पुरानी कांग्रेस को वोट दें। और मैं तो ये कहता हूँ, ये इस चक्कर में मुस्लिम समाज और दलित समाज न आए, अरे भाई ये जीत नहीं रहे तो इनको वोट मत दो। वोट तब जरूर दो क्योंकि हालत और भी खराब होगी आम आदमी पार्टी में आगे चल करके। धन्यवाद। धन्यवाद। एक सेकंड रुकिए। इससे पहले हाँ, मैं सिर्फ 2 बातें ज़रूर इसमें जोड़ना चाहता हूँ। इससे पहले कि हम दिल्ली की जनता के प्रति जो हमारी प्रतिज्ञा है उसको पढ़ें, मैं हमारी लीडरशिप का भी विशेष धन्यवाद करना चाहता हूँ, क्योंकि इस पूरे चुनाव अभियान के दौरान चाहे माननीय प्रियंका जी हों, राहुल जी हों या माननीय खड़गे साहब हों, वो पूरी तरीके से दिल्ली की जनता के साथ दिल्ली का विजन उन्होंने शेयर किया। दिल्ली की 5 गारंटियों के साथ साथ हमारा जो मैनिफेस्टो है उसके बारे में विस्तार से चर्चा की है। तो मैं अभी सभी साथियों से चाहूँगा कि माननीय संदीप जी, उदित जी और हारून भाई सभी एक बार खड़े होके हम दिल्ली की जनता के प्रति जो प्रतिज्ञा है वो हम पढ़ना चाहते हैं। तो हाँ, हम प्रतिज्ञा लेते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस की सरकार बनने पर कांग्रेस की सरकार बनने पर दिल्ली का वायु प्रदूषण दूर करेंगे। दिल्ली का वायु प्रदूषण दूर करेंगे। साफ पानी का प्रबंध करेंगे। साफ पानी का प्रबंध करेंगे। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। दिल्ली को कूड़ा मुक्त करेंगे। जाम से मुक्ति दिलाएंगे। जाम से मुक्ति लाएंगे। यमुना की सफाई करेंगे। यमुना की सफाई करेंगे। गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, पूर्वांचल के भाई, गरीबों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों, पिछड़ों, पूर्वांचल के भाई बहनों के हितों का संरक्षण करेंगे। बहनों के खाते में 2500 रुपए प्रति माह डालेंगे। 25 लाख तक इलाज मुफ्त करेंगे। युवाओं की पहली नौकरी पक्की करेंगे। और 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। महंगाई से मुक्ति दिलाएंगे। जिसमें 500 रुपए में गैस सिलेंडर,
और रसोई किट देंगे। रसोई किट देंगे। हमारे घोषणा पत्र को लागू कर हमारे घोषणा को पत्र को लागू कर स्वर्णिम दिल्ली के स्वप्न को साकार करेंगे। स्वर्णिम दिल्ली के स्वप्न को साकार करेंगे। दिल्ली की हर जरूरत होगी पूरी, दिल्ली की हर जरूरत होगी पूरी, क्योंकि कांग्रेस ये है जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये प्रतिज्ञा हमारी दिल्ली की जनता के प्रति है। देखिए, एक एक ले लेते हैं, क्योंकि हो सकता है दूसरा साथी भी कोई ले लेगा। देखिए, इन सभी गारंटीज के पीछे सबसे बड़ा जो एक फैक्टर काम करता है वो है विश्वास का, वो है हमारा कमिटमेंट कि कौन व्यक्ति ऐसा, कौन पार्टी ऐसी है जो कहती है वो करती है। और कांग्रेस के साथ सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो ये है कि हमने जहां जहां जो कुछ कहा है वो अक्षर से है उसको पूरा करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी हो जिसने 15 लाख की बात कही थी, जिसने 2 करोड़ नौकरी की बात कही थी, लिफाफा भले ही बड़ा हो लेकिन आज वो लिफाफा फट चुका है। इसी प्रकार से आम आदमी पार्टी की बात करूं तो उन्होंने 10 साल में स्वयं ये माना है कि वो गंगा जी यमुना जी को साफ नहीं कर पाए, वो पोल्यूशन पे कुछ खास कर नहीं पाए, और इससे आगे चलकर साफ पानी घरों तक पहुंचा नहीं पाए। इससे आगे चलकर मैं कहना चाहता हूं, जो बातें अभी भाई संदीप जी ने कहा, उनके जो मॉडल थे वो पूरी तरीके से फेल साबित हुए हैं। कहीं ना कहीं कांग्रेस में लोगों का विश्वास है, कांग्रेस जो कहती है वो करती है। माननीय खड़गे जी, माननीय राहुल गांधी जी जिस जिस स्टेट में जो कहकर आए, हमें गर्व है कि हमने उसको पूरा किया है। देखिए, मैं एक बात स्पष्ट कर देता हूं कि यात्रा में चले अकेले नहीं थे। ये मेरे भाई और हजारों हमारे कार्यकर्तागण और इसके साथ साथ दिल्ली की एक एक लीडरशिप, उस यात्रा में उनका सहयोग मिला। केंद्रीय लीडरशिप का हमें बहुत सहयोग मिला। आपको याद होगा शुरुआत में ही माननीय हिमाचल के सीएम साहब वहाँ रहे, अलग अलग समय पर अलग अलग, चाहे पायलट जी हों, चाहे हुड्डा जी हों, अन्य जो सभी साथी हैं वो लगातार यात्रा के साथ जुड़ते रहे। जहाँ तक मुख्यमंत्री की बात है, हमारे पास बहुत केपेबल चेहरे हैं, हमारे पास बहुत कैपेबल, जो एलिजिबल भी कहूँगा, क्योंकि आज जिस एक नाम का जिक्र ज़्यादा होता है वो तो एलिजिबल ही नहीं है, क्योंकि वो जेल में थे और जब बेल में बाहर आए हैं तो उसमें कंडीशंस हैं कि वो सरकारी दफ्तर नहीं जा सकते, वो सरकारी फाइल साइन नहीं कर सकते। हमें गर्व है, हमारा हमारे पास जो लीडर्स हैं वो सभी कैपेबल हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर हमेशा एक सिस्टम रहा है, पहले विधायक चुने जाएंगे और विधायकों की जो इच्छा होगी उसके ध्यान में रखते हुए लीडरशिप फैसला लेती है, और जो फैसला आता है वो सभी के लिए मान्य होता है। But I think Arvind Kejriwal is a person who himself has never responded to any independent observer. As I said, he makes his own claims. He does not even get his own claims clarified. But anyway, I've also seen what's been happening in New Delhi, and I can tell you it is both Aam Aadmi Party and BJP that have been resorting to violence, that have been resorting to trying to bribe voters. 2 days ago, my sister was campaigning in Jhuggis near Teen Murti, where BJP and Aam Aadmi Party had a vicious altercation with each other.
We've been telling Election Commission about money being distributed by Aam Aadmi Party and others. So I don't think it's an issue of them wanting independent observers. It's an issue of trying to score points so that their people don't get caught. And I'm clearly saying both Aam Aadmi Party and BJP are indulging both in trying to scare voters, trying to bribe the voters, especially in our areas where our economically weaker section people are living. Congress is the only party which is coming out, not only in New Delhi, but in large parts of Delhi, almost entire Delhi, as the only party that is fighting with issues and with a vision for a developed Delhi. देखिए, निश्चित ही चुनाव आयोग वो संस्था है जिसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराने की जरूरत है, और हम लगातार इस बात के से सहमत भी रहे हैं और इस बात को लगातार स्ट्रेस भी करते रहे हैं। लेकिन आज क्योंकि हमारे जो जनता के प्रति हमारी जो प्रतिज्ञा है उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, और इससे संबंधित कोई बात है तो जरूर मैं एड्रेस करना चाहूँगा। इसके पश्चात हम इजाजत चाहेंगे। धन्यवाद। थैंक यू।